है गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार प्रमाणिक, इतिहास विभाग, टाटा कॉलेज चाईबासा। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं यूजी इतिहास ऑनर्स सेमेस्टर 5 पेपर सीसी 12 और इतिहास विषय यूजी सेमेस्टर 5 जनरल प्रोग्राम पेपर एसईसी 3 और इतिहास विषय पीजी सेमेस्टर 2 पेपर सीसी 6 जो झारखंड के इतिहास से संबंधित है, इनसे रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है कोल मित्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज जो हिंदुस्तान की मिट्टी पर एक समय अपना जो मूल उद्देश्य को लेकर के आए थे, कालांतर में उनका वो उद्देश्य अपने जगह पर पूरी तरह से न्यौछावर हो गए और इनकी महत्वाकांक्षा, इनकी साम्राज्यवादिता की नीतियां धीरे-धीरे बढ़ती चली गई और जो व्यापारिक उद्देश्य से जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हिंदुस्तान में जो पदार्पण किए थे, इनका उद्देश्य शासक, यहाँ के शासक बनने की ये तमन्ना के साथ स्थापित हो जाती है। भारतवर्ष में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इनका मूल उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की जो परिवर्तन हुआ इनमें, वो आगे जा करके एक भयंकर रूप ले लिया। कुछ समय अंतराल आगे चलकर जब 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तत्कालीन मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ जो इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि के तहत जो दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसी जगहों पर मिल जाती है, तो इनकी विस्तारवादी नीति और प्रबल हो जाती है और ठीक आगे चलकर 1857 ईस्वी में एक भयंकर क्रांति जो देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है, ठीक इसके 2.5 दशकों की अवधि में छोटा नागपुर में 3 सुसंगठित, यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति के पहले की बात, 3 सुसंगठित विद्रोह होती है जो कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह जो कि पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ था और अंग्रेज लोग जो कि 1793 ईस्वी में जो भूमि व्यवस्था को हिंदुस्तान के कई हिस्सों में जो लागू किया था, इसमें कुछ कुछ इलाकों में जमींदारों के साथ में जो बंदोबस्ती किया गया था, इसके तहत कई इलाकों के आदिवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इस कड़ी में जो ये 3 सुसंगठित जो विद्रोह होता है, इसमें से कोल विद्रोह जो 1831-32 ईस्वी में छोटा नागपुर के धरातल पर प्रस्फुटन होता है, झारखंड के इतिहास में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास के पन्ने पर आदिवासियों की प्रशासनिक व्यवस्था में
परिवर्तन को लेकर के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला ये महत्वपूर्ण लाइन बनती है। इस विद्रोह में छोटा नागपुर, खास सिंहभूम, पलामू और मानभूम के इलाकों के आदिवासियों ने खोलकर भाग लिया। चूंकि कोल विद्रोह के कारणों की समीक्षा इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से किया है। इसमें सभी इतिहासकारों ने अपनी अपनी एक अपनी लाइनें व्यक्त किया है और मूल रूप से अगर देखा जाए तो विद्रोहियों का पूरा आक्रोश जो था स्थानीय उत्पीड़कों के विरुद्ध था। इसलिए यह विद्रोह न तो राष्ट्रीय था और न ही कंपनी विरोधी। इसमें एस.सी. राय और एस.बी. चौधरी जैसे इतिहासकारों ने यानी कि इनके मतानुसार करों में वृद्धि, जबरन बेगारी तथा साहूकारों द्वारा भारी सूद की वसूली आदि कई प्रकार की शिकायतों की परिणति यह विद्रोह था। विभिन्न विद्वानों ने व्यापक कृषक असंतोष को भी इस विद्रोह का मूल कारण मानते हैं, लेकिन कोल विद्रोह घृणित ब्रिटिश शासन से मुक्त होने की आदिवासियों की तीव्र इच्छा का परिणाम था। पिछले कुछ दशकों से छोटा नागपुर के विभिन्न राजाओं और उनकी प्रजाओं के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यवहारिकता दिखाई पड़ी उससे और जो व्यवहार ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके साथ में किया उससे छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजाओं के साथ साथ उनकी प्रजाओं के साथ में भी तनावपूर्ण संबंध कायम हुआ। तत्कालीन नागवंशी राजा जगन्नाथ शाह को तबाह कर दिया गया था कंपनी सरकार के द्वारा, और सरकार की इस नीति से न केवल नागवंशी राजा तथा उनके जागीरदारों की आमदनी मारी गई बल्कि आदिवासियों की कठिनाइयां बढ़ गई और उनमें से अनेक अवांछित करों से बचने के लिए अपने गांवों को छोड़कर सीमावर्ती सिंहभूम में ये आदिवासी चले गए। पुलिस प्रशासन जो कि उस समय मीर दारोगा नाम के अधिकारों के हाथों में था और जिसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती थी, लेकिन पुलिस खर्च उठाने की जिम्मेदारी जगन्नाथ शाह पर ही था और इसलिए एक समय आगे चलकर जगन्नाथ शाह की वित्तीय स्थिति इतनी कठिन हो गई कि जीवन यापन करना और खरपोशदारों को मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्हें भी जीवन यापन की भत्ता जगन्नाथ शाह के द्वारा ही दिया जाता था। इसलिए इस तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से न केवल यहाँ के यानी कि छोटा नागपुर के स्थानीय शासकों बल्कि इस क्षेत्र के आदिवासी जन समुदायों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध धीरे धीरे तनावपूर्ण स्थिति होती जाती है और विभिन्न प्रकार के स्थानीय
जो कि पुलिस प्रशासन में हस्तक्षेप करना, दंड प्रशासन में हस्तक्षेप करना, राजाओं व जागीरदारों का प्रभाव घटाना, राजस्व निर्धारण नीति से यहाँ के राजाओं के साथ साथ आदिवासी जन समुदाय भी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी नाखुश थे और स्थानीय उत्पीड़न ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अपना मूल लक्ष्य था कि आदिवासियों की स्थिति को सुधारा जाएगा, कामयाबी नहीं रही और इसी तरह से कोल विद्रोह जो है एक भयंकर रूप ले लेती है। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ऐसे ही परिस्थिति में इस विद्रोह को दबा दिया जाता है और विद्रोह के इतिहास को देखते हुए छोटा नागपुर की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है और कुछ क्षेत्र को मिलाते हुए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया जाता है और इसमें कंपनी के एक स्वतंत्र राजनीतिक एजेंट की नियुक्ति होती है प्रशासन की देख रेख और चलाने के लिए। और इसमें हजारीबाग, लोहरदगा, मानभूम और सिंहभूम का क्षेत्र मिलाकर आगे चलकर इसे छोटा नागपुर नाम दिया जाता है। लेकिन कोल विद्रोह एक ऐसा विद्रोह हुआ, ऐसा विद्रोह साबित हुई जो कि अंग्रेज लोग पूरी तरह से ये समझ गए कि आदिवासियों की अधिकारों, उनकी भूमि व्यवस्थाओं पर छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जो कुछ हुआ वह किसी आकस्मिक विचार का परिणाम नहीं था। इस प्रकार कोल विद्रोह से पूर्व किसी जन आंदोलन के लिए आवश्यक सभी तत्व छोटा नागपुर में जमा हो गए थे। बस कमी थी इस बारूद के ढेर में एक चिंगारी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड बातों को मैं अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा।